चलो यहाँ सुनो, अभी बात बात बंद करो। लाइट के नेचर के बारे में कुछ थ्योरीज, और उस उन थ्योरीज में कैसा नेचर लिया था वो याद रखना है। हाइगन्स थ्योरी जो हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था, उसमें लाइट को उन्होंने क्या माना था, कैसा वेव माना था हाइगन ने? ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। मीडियम कौन सा लिया था? ईथर। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी जिसपे पूरा रे ऑप्टिक्स बेस्ड है, उसमें लाइट को न्यूटन ने क्या माना था? टाइनी पार्टिकल्स। इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। मैक्सवेल तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी पता कर चुके थे। उन्होंने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी में बोला लाइट क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कितनी फील्ड्स होती है? दोनों फील्ड्स पैरेलल, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी होता है और दोनों सेम फेज में भी होता है। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दी थी, उसमें उन्होंने बेसिकली फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट को प्रपोज किया था। ये जो फोटोन थ्योरी है, इसमें लाइट इज सेड टू ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन्स पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं या वेव जैसा? पार्टिकल जैसा। तो आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दी थी, उसमें वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैसा नेचर? पार्टिकल नेचर। ठीक है। अगला है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये थोड़ा सा हमें इसके कुछ रिजल्ट्स डिटेल में याद रखने हैं, और फिर हम बातें इन्हीं के कुछ रिजल्ट्स पे हम आगे बिल्डअप करते जाएंगे। तो ये जो प्लैंक्स थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन है, वही प्लैंक्स कांस्टेंट वाले अंकल है ये। इन्होंने ये बोला कि किसी भी रेडिएशन का, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका एनर्जी जो होगा वो ऑलवेज कैसा होगा? क्वांटाइज्ड। वो कहने का मतलब कि वो जो रेडिएशन के एनर्जी का जो पार्टिकल होगा, उसके हमेशा इंटीजर मल्टीपल्स में लेन देन होगा। आ रहा है बात समझ में? यही जो क्वांटा है, क्वांटा मतलब पैकेट, यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्वांटा है, उसके इंटीजर मल्टीपल्स में लेन देन होगा, क्वांटाइज्ड है। इसी का मतलब होगा कि हम उसको दे रहे या ले रहे तो वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल्स में होगा। यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्वांटा स्मॉलेस्ट पैकेट है, उसी को हमने क्या नाम दिया था? फोटोन। ठीक है। फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपको। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे जस्ट लाइक लाइट, और किस स्पीड पे? लाइट की स्पीड पे। इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं? न्यूट्रल। अगर किसी चीज में चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करेगा? नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड में क्यों बोलते हैं डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा? मैग्नेटिक फील्ड में क्या चार्ज, मतलब पोलर कैसे? पोलर, हाँ, रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे बनता है? एक तो मैग्नेट्स है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स। दूसरा क्या? मूविंग चार्ज है, या फिर करंट है। करंट में भी तो चार्जेस मूव ही कर रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? तो अगर चार्ज ही नहीं होगा, मैटर अगर न्यूट्रल होगा, तो ना ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करेगा, ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करेगा। और फोटोन की तीसरी प्रॉपर्टी जो याद रखनी है कि इनका रेस्ट मास कितना होगा? जीरो। रेस्ट मास जीरो होने का मतलब है कि वो रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। रेस्ट पे अगर मास ही नहीं होगा तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बेसिकली ऐसे समझना है। क्या मोशन में मास होता है? मोशन में हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। तो फोटोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? कैसे लाइन में चलेगा? स्ट्रेट लाइन में। स्पीड, लाइट स्पीड। इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं? इसलिए कहां कहां डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे? इलेक्ट्रिक में भी, मैग्नेटिक में भी। रेस्ट मास जीरो। क्या रेस्ट में कोई फोटोन एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। अगर फोटोन आपने डिटेक्ट करा है तो वो डेफिनेटली मोशन में ही होगा, और वो मोशन में ही होगा तो वो किस स्पीड पे चलने की कोशिश कर रहा होगा? लाइट स्पीड पे। अब अगर किसी फोटोन की, यही जो क्वांटा है, यही जो पैकेट है एनर्जी का, जिसके इंटीजर मल्टीपल में लेन देन होगा, अगर इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू या एफ है, तो उसकी एनर्जी हम लिख सकते हैं या तो एच न्यू या फिर एच एफ। आया बात समझ में? उसी फ्रीक्वेंसी की जगह पे उन्होंने ये बोला था कि अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू। हमें पता है कि फोटोन किस स्पीड पे चलता है?
लाइट स्पीड पे, तो उसकी स्पीड वेलोसिटी और क्या कहते हैं स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में क्या रिलेशन आएगा? c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? f इंटू लैम्बडा। f को क्या लिख सकते हैं? c बाय लैम्बडा। अभी अभी प्लैंक ने बोला कि एनर्जी क्वांटाइज फोटोन का क्वांटाइज्ड होगा और वो फ्रीक्वेंसी से कितना टाइम्स होगा? h इंटू न्यू हो जाएगा। न्यू की जगह पे या f की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच सी बाय लैम्बडा। क्या h कांस्टेंट है? c भी कांस्टेंट है। एच सी का एक वैल्यू आपको याद रखना है विच विल बी 12400 यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होता है। आया बात समझ में? तो E का यहां पे ध्यान दो, एच को एक तरफ रखो, लैम्बडा को यहां भेज दो। एनर्जी का एक यूनिट क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वेवलेंथ का यूनिट क्या? वो एंगस्ट्रॉम भी है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम एच को 12400 यूज करेंगे तो हम किस यूनिट में यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में। अगर हमने वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में रख दी तो हमें एनर्जी किस यूनिट में मिल जाएगी? ईवी में। हम लोग जब छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम जूल में बात नहीं करते, जूल बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम वो एटॉमिक स्केल्स पे एनर्जी किस यूनिट में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये एच का वैल्यू हम कितना याद रखेंगे? 12400 और यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। एच का वैल्यू आपको ये याद रखना है, एच का वैल्यू कितना होता है? ये तो पढ़ते रहते हो, 6.63 इंटू 10⁻−34। ये किस यूनिट में है? जूल सेकेंड में। जूल से इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है? 1 eV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। कैसे डिफाइन किया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? वर्क डन नहीं है वहां पे यूज्ड। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में मेंटेन करो। पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या फील्ड भी होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ दोगे, वो रुका रहेगा या मूव करेगा? मूव करेगा। उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, फोर्स की वजह से एक्सिलरेशन आएगा, एक्सिलरेशन की वजह से क्या स्पीड बढ़ती रहेगी। तो आपने अगर रेस्ट पे भी छोड़ दिया, क्या इवेंचुअली वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करते हुए निकलेगा? तो अगर वो इनिशियली रेस्ट पे था, बाद में मूव करते हुए निकला, क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा? तो आपने जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो वो जिस काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा फील्ड से बाहर, उसी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला वही है, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस हम कितने का मेंटेन कर रहे हैं? चार्ज क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है? तो यही हो जाएगा वर्क डन, और यही हो जाएगा जूल में। और हमने 1 इलेक्ट्रॉन को 1 ईवी से किया है, तो यही क्या 1 ईवी का भी वैल्यू होगा, यहां से आता है। एनीवेज, हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशनली किसके बराबर होता है? एंगुलर मोमेंटम। कैसे आता है वो? L इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। ये n क्या नंबर होता है? 2 पाई नंबर है। ये सब डायमेंशनलेस होंगे। L का डायमेंशन किसके बराबर? H के बराबर। ये पुराने क्वेश्चंस है जो आपको याद होने चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि प्लैंक्स थ्योरी में प्लैंक ने ये बोला कि किसी भी रेडिएशन का क्या क्वांटाइज्ड होगा? एनर्जी। इसी एनर्जी का जो सबसे छोटा पैकेट है उसको हमने क्या नाम दिया है? फोटोन। एनर्जी का लेन देन जब भी लाइट के थ्रू होगा या लाइट जब भी एब्जॉर्ब होगी, एमिट होगी, तो वो हमेशा इस फोटोन के इंटीजर मल्टीपल्स में होगी। आधा फोटोन ऐसा कभी नहीं निकल सकता। इतना बात समझ पाए? प्रॉपर्टीज क्या क्या थी फोटोन की? कैसे लाइन में चलेगा? स्ट्रेट लाइन। किस स्पीड पे? लाइट स्पीड पे। इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? क्या डिफ्लेक्शन शो करेगा किसी फील्ड में? नहीं। रेस्ट मास कितना? 0। अगर फ्रीक्वेंसी f है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? h इंटू एफ। एफ की ही जगह पे क्या हम c बाय लैम्बडा लिख सकते हैं? तो E इज इक्वल टू एक फॉर्मूला फोटोन के लिए क्या हो जाएगा? hc बाय
लैम्बडा। अगर आपको फोटोन की फ्रीक्वेंसी पता है तो आप एच न्यू या एच एफ यूज करेंगे, एंड इफ यू नो दी वेवलेंथ तो हम एच सी बाय लैम्बडा यूज कर लेंगे। एच सी का वैल्यू कितना यूज करेंगे लैम्बडा को एंगस्ट्रॉम में रखने के लिए? 12400। उस 12400 का यूनिट ईवी इंटू एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में रख देंगे तो एनर्जी किस यूनिट में मिल जाएगी वहां पे? ईवी में। 1 ईवी कितना जूल? 1.6 इंटू 10⁻−19। यहां पे क्या हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्या किसी और बात पे फोटोन की एनर्जी डिपेंड करी? नहीं। तो फोटोन की एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स व्हाट? फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होता है मीडियम चेंज होने से? नहीं। तो उसकी एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। इतना बात समझ पाए? ठीक है। आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हमारे कोर्स में नहीं है, वहां का एक रिजल्ट यूज करेंगे। उसमें आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह बोला कि अगर पार्टिकल की एनर्जी ई है, उसका लीनियर मोमेंटम p है, तो इसके बीच में रिलेशन कुछ ऐसा होगा। एंड द फॉर्मूला इज ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर इंटू सी का पावर 4। ये ई डेफिनेटली क्या होगा? एनर्जी। p लीनियर मोमेंटम, c लाइट की स्पीड, ये एम नॉट है रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। ये फॉर्मूला किसी भी जनरल पार्टिकल के लिए है। हम ये फॉर्मूला फोटोन के लिए यूज करेंगे। फोटोन का रेस्ट मास कितना? 0। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 0। ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम फोटोन के लिए? पी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम पी निकालना चाहते हैं इफ वी नो दी एनर्जी ई। रूट लेके पी को क्या लिख सकते हैं हम? ई बाई सी। ई का ही फॉर्मूला फोटोन की फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एच इंटू एच न्यू हो जाएगा, और ये टोटल फॉर्मूला मोमेंटम का एच न्यू बाई सी, और ये न्यू बाई सी ही क्या 1 बाय लैम्बडा मतलब हो सकता है वहां से, या सी बाई न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? लैम्बडा। तो यही फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्बडा। यही आगे डिब्रोगली में भी आएगा। आया बात समझ? यही 4 लाइन का मैनिपुलेशन करके नोबेल मिला था भाई को। हम्म। अभी नहीं, रुक जाओ, अभी मैं पहले पूरा खत्म कर लूं। तो ये बताओ भाई, एक एच बी कॉन्स्टेंट है, सी बी कॉन्स्टेंट है, एसआई यूनिट में इसकी एच सी की वैल्यू कितनी आएगी? 19.9 इंटू 10⁻−26। ये याद मत रखना, याद ये रखना है। दूसरी यूनिट क्या है? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। इसकी बात मैंने पहले भी करी थी कि लाइट डिसाइड करती है कि उसको पार्टिकल नेचर अडॉप्ट करना या फिर वेव नेचर। किसको देख के लाइट डिसाइड करेगी? ये एक्सपेरिमेंट करने वाले का शक्ल अच्छा नहीं है, ऑब्स्टेकल की साइज। अगर ऑब्स्टेकल बड़ा है पार्टिकल नेचर, ऑब्स्टेकल छोटा है तो वेव नेचर। ठीक है। तो जब भी रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करेगी, इट विल बिहेव एज इफ इट वेर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स। ये तो हमने पार्टिकल नेचर की बात करी है। आते हैं, हमने ये बोला था कि रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है? 0। पर अगर वो मोशन में होगा तो उसका कुछ इक्विवेलेंट मास होगा। आपको इसका रिजल्ट और फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं। इसके लिए भी हम बस यही करेंगे कि अगर मोमेंटम फोटोन का मास अगर m हमने मान लिया, वो c स्पीड से चल रहा है, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू सी। यही मोमेंटम के ऊपर हमने h बाय लैम्बडा के भी बराबर किया था। तो हम ये m इंटू सी इज इक्वल टू एच बाय लैम्बडा कर देंगे। यहां से m को क्या लिख सकते हैं? h बाय सी लैम्बडा। लैम्बडा को ही यहाँ पे हमने और रिसब्स्टिट्यूट क्या कर दिया है, देख लेना डेटा किस फॉर्म में। लैम्बडा के फॉर्म में भी आप लिख ही सकते हो। c इज इक्वल टू क्या? न्यू इंटू v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। हाँ, लैम्बडा को हम क्या लिख सकते हैं? c बाय न्यू। तो यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे हमने रखा है c बाय न्यू। तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h बाई सी स्क्वायर इंटू न्यू। और न्यू को अगर हम रख दें, न्यू को क्या लिख सकते हैं? c बाय लैम्बडा। अगर वो रख दे तो h बाय लैम्बडा ही आ जाएगा क्या वापिस? एच सी बाय लैम्बडा। तो एनर्जी का हो गया। मैं लैम्बडा के टर्म्स में करना चाह रहा हूँ। हम्म।
ओ h बाय सी लैम्बडा, मैं वही सोच रहा हूँ एच सी बाय लैम्बडा क्यों आ रहा है। हाँ वो तो था ही h बाय सी लैम्बडा, ठीक। तो एक फॉर्मूला ये याद रखना है h बाय सी लैम्बडा, और दूसरा एच न्यू बाय सी स्क्वायर। इवन बेटर है आप तरीका याद रख लो कि क्या दो चीजें इक्वेट करते हैं। एक उसका मोमेंटम m और स्पीड c लेके एम सी लिख लेंगे, और उसी को किसके बराबर इक्वेट कर देंगे h बाय लैम्बडा से। वहां से आपको प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म्स में इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। विजिबल लाइट में एक एंड पे कौन सा कलर होता है? रेड, और एक एंड पे वायलेट। प्राइमरी रेनबो में जो ऐसा बनता था, जरा ये बताओ देखे कितना याद है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी। गिव मी द कलर ऑफ, ये ऑर्डर्स का कलर बताओ। नीचे क्या होगा? वॉयलेट, एकदम ऊपर वॉयलेट। क्या बात है, बीच में दो रेड। सच्ची? ये कलर भूल तो नहीं जाओगे प्राइमरी वाले का? वो डिस्पर्शन जैसा ही होगा कि प्रिज्म से जो कलर्स निकलते हैं उसमें रेड सबसे ऊपर होता है। तो प्राइमरी रेनबो रेनबो जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिखेगा उसमें भी ऊपर क्या होगा, और नीचे क्या हो जाएगा? वॉयलेट। और सिमेट्री से अंदर में रेड और बाहर में वॉयलेट। बैंड ऑफ कलर्स लगना चाहिए। ठीक है, इतना समझ पाए? एनीवेज, ये, हाँ ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो दो एक्सट्रीम कलर्स हैं हमारे पास, रेड और वॉयलेट, किसका वेवलेंथ ज्यादा? किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा? ब्लू या वॉयलेट? मान लो चलो वॉयलेट ही है। वॉयलेट का क्या ज्यादा होता है? फ्रीक्वेंसी। और इसका वेवलेंथ कैसा होता है? छोटा। और रेड का फ्रीक्वेंसी छोटा होता है, क्या बड़ा हो जाता है? वेवलेंथ। अब अगर हमें रेड का वेवलेंथ पता हो और इसका वेवलेंथ पता हो, क्या हम E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा यूज करके एच सी का वैल्यू कितना ले लेंगे? और अगर हम एक बार लैम्बडा ऑफ रेड, एक बार हम लैम्बडा ऑफ वॉयलेट यूज करें, क्या हमें एनर्जी मिल जाएगी करस्पॉन्डिंग टू रेड कलर एंड दी एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू वॉयलेट कलर्स? तो ये आपको रेंज याद रखना है एनर्जी का। ठीक है, और वो एनर्जी का रेंज आएगा किस फॉर्मूले से? 12400 बाय लैम्बडा करके आएगा, एच सी बाय लैम्बडा से। बस एक बार हम लैम्बडा रेड का यूज कर लेंगे, एक बार किसका यूज कर लेंगे? वॉयलेट का। किसका एनर्जी ज्यादा आना चाहिए? वॉयलेट का ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी कैसा है? ज्यादा है। E इज इक्वल टू क्या? H इंटू एफ था। तो वॉयलेट के लिए जो डेटा आपको याद रखना है, ये आपके प्रिंट आउट में तो बराबर मिल जाएगा। लगभग इसका वेवलेंथ कितना होता है? 380 नैनोमीटर। इसमें भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, एक बार एनसीईआरटी से कंफर्म कर लेना। तो वॉयलेट के लिए वो रहा वेवलेंथ, और रेड का वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए, वो है 720 नैनोमीटर। किसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? वॉयलेट की, क्योंकि वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी बड़ा है बट वेवलेंथ कैसा है? छोटा है। अब वॉयलेट का जो वेवलेंथ है दैट इज 380 नैनोमीटर, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है 12400 बाय लैम्बडा से, वो कितनी आती है? 3.26 eV। 720 नैनोमीटर वेवलेंथ है किस कलर का? रेड कलर का। वेवलेंथ बड़ा है तो फिर एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग कैसी आएगी? छोटी आएगी। अब आपको डायरेक्ट बस ये याद रखना है कि विजिबल कलर्स में जो एनर्जी का रेंज है वो कितना ईवी से कितना ईवी का है? 1.72 से लेके 3.26 ईवी। ये एनर्जी का रेंज है किसका? विजिबल कलर्स का। इतना बात समझ पाए? ठीक है, तो ये याद रख लेना है आपको। अगेन फॉर्मूला क्या यूज करा है हमने? 12400 बाय लैम्बडा, एच सी बाय लैम्बडा। यहां से रिजल्ट से इस पे मैथमेटिकल क्वेश्चंस आएंगे आपके, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। हमने आपको ये पढ़ाया था कि कोई भी वेव क्या मोमेंटम और एनर्जी कैरी करती है। लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या फोटॉन्स के रूप में चलती है। तो लाइट के कैरियर पार्टिकल्स फोटॉन्स हैं। तो लाइट अगर मोमेंटम और एनर्जी कैरी कर रही है, तो लाइट के कैरियर पार्टिकल्स जो फोटॉन्स है वो भी क्या कैरी करेंगे? मोमेंटम और एनर्जी। अब लाइट किसी सरफेस पे बहुत पतली सी थिन शीट पे शाइन करे
तो वो उसको डिफ्लेक्ट भी करवाती है वाया स्मॉल एंगल। आ रहा है बात समझ में? तो हम किसी सरफेस पे जब लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो यही लाइट के अंदर जो फोटॉन्स मोमेंटम और एनर्जी लेके जा रहे हैं, कोलिजन के थ्रू वो सरफेस को भी ट्रांसफर करेंगे। इतना बात समझ पा रहे हो? अब अलग अलग केसेस में आपको रिजल्ट्स याद रखना है। पहला रिजल्ट ये है, इसकी हमने ऊपर भी बात करी थी, कि अगर किसी फोटोन की एनर्जी E है और इसकी स्पीड c है तो उसका लीनियर मोमेंटम p कितना हो जाएगा? E बाई सी। वहां पे इज इक्वल टू वाला साइन है, ब्लैक ही कलर रह गया तो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचने का ऐसा हवा में क्या लटका के लिख दिया है, वो इक्वल टू है, बस वो मिस्टर इंडिया हो रखा है अभी। तो एनर्जी यदि E है और स्पीड अगर c है, फोटोन का स्पीड तो c ही होगा ही, तो फोटोन का लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप? E बाय सी। एनर्जी अगर फोटोन की ज्यादा है तो क्या लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा होगा उसके पास। ठीक है, अब अगर यही लाइट जिसकी एनर्जी E थी, यही लाइट जब किसी एब्जॉर्बिंग सरफेस पे आएगी, तो एब्जॉर्बिंग सरफेस पे ऐसे समझना है, ध्यान से समझना, ये मैकेनिक्स का लॉजिक है, न्यूटन्स लॉ में इस पे बात हुई थी। कोई ऑब्जेक्ट p मोमेंटम से आया और वो एब्जॉर्ब हो गया, तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था? p। फाइनली एब्जॉर्ब हो गया मतलब रुक गया होगा, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बस 0 p या 2p। p आ रहा है बात समझ में? तो अगर p मोमेंटम से आया और एब्जॉर्ब हो गया तो वो सप्लाई भी कितना करेगा? सिर्फ p। आ रहा है बात समझ में? अगर वो p से आया, p से चला गया तो वो सप्लाई कितना करेगा? 2p। आ रहा है बात समझ में? क्यों 2p लेते? क्योंकि अगर दोनों डायरेक्शन में है क्या मोमेंटम, तो एक को हमें कैसा लेना पड़ेगा? एक डायरेक्शन को पॉजिटिव। एनएलएम में इसमें बात हुई थी, देखो ऐसे सरफेस हुआ करता था, अगर ये यहाँ पे p मोमेंटम से आया, यहाँ पे p मोमेंटम से जा रहा है, तो राइट वाली डायरेक्शन को हम कैसी डायरेक्शन लेते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल। डेल्टा p निकालने के लिए किसमें से क्या माइनस करें? p फाइनल माइनस p इनिशियल। फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन राइट में है, इसको क्या लिखूं? प्लस p माइनस p, प्लस p माइनस इनिशियल का डायरेक्शन माइनस p, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 2p। इतना बात समझ पाए? तो पहला रिजल्ट वही है कि अगर एनर्जी E है, स्पीड c है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? p इज इक्वल टू E बाई सी। सरफेस एब्जॉर्बिंग होगा तो सिर्फ क्या p मोमेंटम ट्रांसफर हो पाएगा, और p का ही वैल्यू कितना है? E बाई सी। तो अगर ये रेडिएशन जिसका एनर्जी E है, c स्पीड से आ रहा है, ये किसी एब्जॉर्बिंग सरफेस पे गिरेगा तो कितना मोमेंटम उसको दे देगा? E बाई सी। अगर E बाई सी से आ रहा है और रिफ्लेक्ट भी हो गया E बाई सी से, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो अब वो क्या 2 टाइम्स मोमेंटम सप्लाई करेगा, तो उस केस में मोमेंटम सप्लाइड कितना हो जाएगा? 2E बाई सी। इतना समझ पाए? ठीक है, अब फोटॉन्स मोमेंटम कैरी कर रहे हैं, एनर्जी कैरी कर रहे हैं, क्या वो सरफेस पे फोर्स भी एक्सर्ट कर सकते हैं? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन यूनिट टाइम भी क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड। किसका लॉ है ये? The force exerted on any object is equal to the rate of change of its momentum। न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू dp बाई dt या डेल्टा p बाय डेल्टा t। तो अगर यूनिट सेकेंड में हम मोमेंटम चेंज मेजर कर ले, क्या हमें फोर्स भी पता चल जाएगा? ठीक है, अच्छा आगे फोर्स और रेडिएशन प्रेशर दोनों की ही बात करनी है मुझे, उसके लिए समझना जरा, यहाँ पे कुछ कुछ किया होगा। ठीक है, यहां ध्यान दो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, द एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ सरफेस या एब्जॉर्ब बाय अ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया या एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, यही क्या देगा हमें? इंटेंसिटी। यहां पे थोड़ा सा प्रेशर पे ध्यान देना, हमने अभी तक बस ये बोला है कि फोटॉन्स अगर मोमेंटम और एनर्जी कैरी करते हैं तो वो सरफेस पे फोर्स भी एक्सर्ट करेंगे। फोर्स अगर एक्सर्ट करे तो यूनिट एरिया में फोर्स क्या हमें? प्रेशर देता है। तो हम रेडिएशन प्रेशर से कहानी शुरू करें, फिर फोर्स पे आएंगे। तो प्रेशर को हमने लिखा है फोर्स बाय एरिया, फोर्स को हमने लिखा है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। यही चेंज इन मोमेंटम क्या? ई बाई सी है। यही जो चेंज इन मोमेंटम है,
एब्जॉर्बिंग सरफेस मान के चल रहा हूं, तो एब्जॉर्बिंग सरफेस पे मोमेंटम चेंज E by C, डेल्टा T एज इट इज, A एज इट इज, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी, C नीचे एज इट इज रहेगा। तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I by C, रेडिएशन प्रेशर को ही एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, फोर्स। आ रहा है बात समझ में, अद्रिजा क्लियर है? तो यहाँ पे अब समझना, अब हमने यही लाइट को इंसिडेंट करवाया कैसे, सरफेस पे, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे। तो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो कितना हो जाएगा, I by C। इसी प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एब्जॉर्बिंग सरफेस पे फोर्स कितना होगा, I इंटू A by C। समझ पा रहे हो इतना कि रेडिएशन प्रेशर एब्जॉर्बिंग सरफेस पे कितना है, I by C, रिफ्लेक्टिंग पे क्या 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज इन मोमेंटम जो हमने E by C लिखा है, यही सरफेस रिफ्लेक्टिंग लेते ही ये चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2E by C, और यहां पे ये क्या आ जाएगा, 2I by C। तो एब्जॉर्बिंग पे I by C, रिफ्लेक्टिंग पे 2I by C, 2 टाइम्स। फोर्स की बात करना चाह रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी एब्जॉर्बिंग सरफेस, ये प्रेशर है एब्जॉर्बिंग सरफेस पे, इसी को हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फोर्स ऑन दी एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो अगर रेडिएशन प्रेशर I by C है तो उसी को A एरिया से मल्टीप्लाई करके I A by C, कैसे सरफेस पे का फोर्स है, एब्जॉर्बिंग सरफेस, और वो 2I A by C कैसे सरफेस पे का फोर्स एक्सर्टेड है, रिफ्लेक्टिंग। आया बात समझ में? उसी I A by C में से A हटा ले तो हम किस क्वांटिटी पे पहुंच जाएंगे, रेडिएशन प्रेशर पे। एक रिजल्ट यहां से होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये, कि अगर स्मॉल एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, हर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू हो, अगर ये एमिट हुए हैं 1 सेकेंड में किसी सोर्स के द्वारा, उसका, उस सोर्स का पावर हमने W ले रखा है, मोमेंटम P से रिप्रेजेंटेड है इसलिए हमने पावर को यहाँ पे W से वो कर रखा है। तो जो पावर रेडिएटेड बाय द सोर्स होगा, पावर क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। अब हमने 1 सेकेंड में कितने फोटॉन्स एमिट किए हैं, N, एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू। क्या हम एनर्जी रेडिएटेड इन 1 सेकेंड भी बता सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड कितना है, n, एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो h इंटू न्यू। तो एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी n इंटू h इंटू न्यू, n फोटॉन्स है तो टोटल एनर्जी n h न्यू। क्या अगर ये n फोटॉन्स 1 सेकेंड में एमिट हुए हैं तो n इंटू h इंटू न्यू, क्या ये एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड है। आ रहा है बात समझ में? तो ये जो फॉर्मूला पावर का हो जाएगा, क्या ये n इंटू एच इंटू न्यू हो जाएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब बस n के अलग अलग फॉर्मूले निकालते जाने हैं। n को हम क्या लिख सकते हैं, पावर डिवाइडेड बाय h इंटू न्यू। h न्यू की ही जगह पे क्या हम hc बाय लैम्बडा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये h न्यू ही क्या था, एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन था। सिंगल फोटोन के लिए ही हमने एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या निकाला था, hc बाय लैम्बडा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड का पावर के टर्म्स में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W लैम्बडा बाय hc, जहां पे W क्या है इस बार, पावर, वर्क नहीं है। व्हाट इज W, पावर, लैम्बडा वेवलेंथ किसका, फोटोन का, जिसकी नंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट, और c लाइट की स्पीड। इतना बात समझ पाए? तो पावर बाय एनर्जी से ही आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 1 सेकेंड। यहां तक आया समझ में? इंटेंसिटी ही क्या पावर बाय एरिया होता है। सर एक चीज पूछना था, वो हमने मतलब नंबर ऑफ फोटॉन सेपरेट पर सेकंड निकाला है ना इनको, तो उसमें अगर आप डायमेंशंस चेक करें तो मतलब 1 आ रहा है, लेकिन डायमेंशन में तो 1/3। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड तो एक नंबर होगा ना, उसका डायमेंशन तो 1 आना भी चाहिए, वो तो एक नंबर है, नंबर्स आर डायमेंशनलेस। कहाँ डाउट है उसमें? मान लो किसी सरफेस ने, ये ट्यूबलाइट ने 10 फोटॉन रिलीज किए 1 सेकंड में, तो वो 10 क्या क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो उसका डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि वो तो नंबर ही है, कोई 10 करे, कोई दूसरा सोर्स 50 करे। ठीक है, तो इंटेंसिटी होता है पावर बाय एरिया, पावर बाय एरिया भी यही से समझो,
एनर्जी बाय टाइम क्या होता है? पावर। और अपॉन एरिया कर देंगे तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पावर बाय एरिया। पावर को फिर हम क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी इंटू एरिया। ये W क्या पावर ही था, तो W बाय एच न्यू एक फॉर्मूला था और W लैम्बडा बाय एच सी एक फॉर्मूला था। दोनों ही फॉर्मूले में W की जगह पे सिंपली क्या रख देंगे? I इंटू ए। तो एक नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला ये होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में वो सोर्स का पावर रेटिंग दे देंगे तो आप ये W वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में वो इंटेंसिटी दे देंगे तो आप ये आई ए बाय एच न्यू या फिर आई ए लैम्बडा बाय एच सी यूज कर लोगे डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन। आया बात समझ में? इतना ही है। हाँ तब ये हाँ अगर आप पावर दे रहे हैं तब वो डायमेंशन ना रहे टाइम की वर्सेस। हाँ तो सेकंड इनवर्स तो आएगा ना नीचे, तो 1 सेकंड है ना टाइम। वही बोला था कि t पावर माइनस 1 का तो यहाँ सुनो क्या क्या रिलेशंस हैं, क्या क्या याद रखना है। स्टार्टिंग यहीं से है कि अगर एनर्जी ई है, स्पीड सी है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? ई बाई सी। एब्जॉर्बिंग सरफेस पे कितना ट्रांसफर ट्रांसफर करेंगे? ई बाई सी। रिफ्लेक्टिंग पे 2 ई बाई सी। ठीक है। रेडिएशन प्रेशर होता है आई बाई सी। एब्जॉर्बिंग पे कितना रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? आई बाई सी। रिफ्लेक्टिंग पे 2I/C। इसी रेडिएशन प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्बिंग सरफेस पे फोर्स IA/C, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फोर्स 2IA/C। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड का फॉर्मूला h न्यू। ये h न्यू ही क्या है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है, तो पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? W लैम्बडा बाय एच सी, क्योंकि एच न्यू को ही किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एच सी बाय लैम्बडा से। इतना बात समझ पाए? इसी पावर को हम इंटेंसिटी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो एक फॉर्मूला इसी का क्या लिख सकते हैं? आई ए बाय एच न्यू, दूसरा आई ए लैम्बडा बाय एच सी। इतने ही फॉर्मूले हैं बस, इसी पे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते रहेंगे। आया समझ में? तो ई एनर्जी सी स्पीड, मोमेंटम कितना होगा रेडिएशन के पास? ई बाई सी। ये एब्जॉर्बिंग सरफेस है, पूरा ब्लैक कलर से कर दिया है, कितना ट्रांसफर करेगा? ई बाई सी। फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा? आई ए बाई सी। ठीक है। रेडिएशन प्रेशर ए से बस डिवाइड करना है, आई बाई सी। रेडिएशन प्रेशर का क्या था फॉर्मूला? आई बाई सी। किधर गया वो? ये तो रेडिएशन प्रेशर और मोमेंटम का कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको टाइम दोगे ना हो जाएगा यार। फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा बहुत जो न्यूमेरिकल्स होंगे कैलकुलेटिव वाले वो यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट जो है ये आप केमिस्ट्री से ओवरलैप है, तो इसको सुन ही लो। तो डी ब्रॉगली मस्त जवान थे, 22-23 साल के थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया थोड़ा सा, है ना। आप लोग जैसे ही आलसी थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे रिकॉर्डिंग में, बट ठीक है, पब्लिक आ जाएगा तूने क्या किया अभी तक। एनीवेज, तो उन्होंने बस ये सपोजिशन किया कि नेचर को सिमेट्री बहुत पसंद है। आइंस्टाइन ने भी EMW का जो वो निकाला था रिजल्ट्स, उसमें भी नेचर की सिमेट्री को यूज करा था। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट का मॉडिफिकेशन वगैरह दिया था, उन सब में ये लॉजिक यूज करके चलते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि नेचर में सिमेट्री इनहेरेंट है। ठीक है। तो अगर लाइट डुअल नेचर दिखा रहा है, तो डी ब्रॉगली ने ये कहानी बस एज्यूम करी कि यूनिवर्स में या तो लाइट ही है या फिर मैटर ही है। अगर यूनिवर्स इज सिंपली मेड अप ऑफ टू थिंग्स, रेडिएशन एंड मैटर, और उसमें से अगर रेडिएशन डुअल नेचर दिखा रहा है, तो मैटर को भी सिमेट्री फॉलो करते हुए डुअल नेचर दिखाना चाहिए। ये उन्होंने थ्योरी दे दी, उनके कुछ साल बाद किसी ने प्रूव भी कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स को जब स्लिट से पास करवाया था तो वो डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स भी दिखाते हैं, और डबल स्लिट से पास करवाओगे तो इंटरफेरेंस भी शो करते हैं। आया बात समझ में? तो यही कहानी यहाँ पे लिखा है कि सिंस रेडिएशन लाइट हैज डुअल नेचर, कभी पार्टिकल कभी वेव, एंड सिंस द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डी ब्रॉगली ने यह हाइपोथेसाइज किया कि जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं
उनके पास भी डुअल नेचर होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्री इज फंडामेंटल टू द यूनिवर्स, है ना। सोचो आपने मजाक मजाक में कोई बात बोल दी और कोई प्रूव कर दे उसको, नोबेल प्राइज। वो जो प्लैंक्स थ्योरी पढ़े थे ना, वो प्लैंक्स थ्योरी देने के बाद उनको भी नोबेल प्राइज दिया था हमने। अभी सब नोबेल प्राइज हो चुका है, अभी बहुत मेहनत है। यार सुनो, ये हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या बोला था कि मूविंग पार्टिकल्स जो है, मूविंग मैटर पार्टिकल्स, आप भी बहुत तेज दौड़ोगे आपका भी वेव निकलेगा। मतलब मेजर कर पाओ नहीं कर पाओ वो दूसरा चीज है। ऐसा आत्मा वेव है क्या? आत्मा लाइट स्पीड से ज्यादा में चलता है। सादा पे चलता है? नहीं, एकदम चलता है कि तब तो चलता ही होगा, यहाँ क्यों रुका रहेगा? सर आप पूछो, वो जो प्रश्न आपको नहीं रुक जाओ, मैं ये भी खत्म कर लूं फिर पूछो। बस 10 मिनट और दो मुझे, ये भी खत्म हो जाएगा फटाफट। तो डी ब्रॉगली ने ये बोला कि मूविंग पार्टिकल्स के पास भी कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर होगा तो एक पार्टिकल नेचर होगा और एक कौन सा नेचर होगा, वेव नेचर होगा। वेव नेचर होगा तो वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होगा। जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा उसी को उन्होंने बोला मेरे नाम पे रख दो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आया बात समझ में? इसी को मैटर वेव्स भी बोलते हैं, बट उन्होंने बोला नहीं नहीं मैटर वेव्स नहीं, डी ब्रॉगली वेव्स। ठीक है। वेवलेंथ निकालने के लिए वही लैम्बडा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एच बाय पी। और अगर पार्टिकल का मास m है, स्पीड v है, तो हम उसके लिए क्या यूज कर लेंगे, h अपॉन m इंटू वी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास है, v स्पीड है, और ये लैम्बडा d क्या है, उस पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ। प्रोनाउंसिएशन वही है जो उत्सव कह रहा है, पर ठीक है अभी मैं क्या बोलूं। मास बढ़ाएंगे तो लैम्बडा का वैल्यू घटेगा, मास, अच्छा स्पीड बढ़ाएंगे तो लैम्बडा घटेगा, क्योंकि दोनों से ही कैसा प्रोपोर्शनैलिटी है, इनवर्स। मास को कम कर दे तो लैम्बडा बढ़ जाएगा, और स्पीड कम कर दे तो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। स्पीड 0 कर दे तो लैम्बडा का वैल्यू इनफाइनाइट, तो हम कहते हैं कि ये रुके हुए पार्टिकल से एसोसिएटेड नहीं होती है। सिर्फ किन पार्टिकल्स के साथ मैटर वेव्स एसोसिएटेड है, मूविंग पार्टिकल्स। आया बात समझ में? पार्टिकल कैसा भी हो, अगर वो मोशन में है तो उसके साथ डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स एसोसिएटेड होंगी, रेस्ट वाले पार्टिकल्स के साथ नहीं। ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल पे चार्ज है नहीं है, उसका नेचर कैसा है, इन सब पे लैम्बडा डी की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं होती है। ये एक अलग टाइप की स्पेशल वेव्स है, बट दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वाले स्पेक्ट्रम में नहीं आएंगी। इतना बात समझ पाए? ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इस पे स्टेटमेंट्स पूछे जाएंगे आपसे। अब थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए ये सब, आई थिंक ये ओवरलैप है केमिस्ट्री वाला पार्ट से ना, थर्मल न्यूट्रॉन वाला, इलेक्ट्रॉन वाला, प्रोटॉन वाला, अल्फा पार्टिकल वाला, ये सब वहां भी तो पढ़ते हो। फॉर्मूला देखो कहाँ से आता है, ये वहां पे नहीं है ये। सिर्फ वो h/mv पे काम कर रहे हैं। अच्छा चलो सुनी लो। तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना चाहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए। तो जो अगर न्यूट्रॉन का टेम्परेचर T है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना लिख सकते हैं, 3/2 kT। ये कौन सा लॉ है, ये कहाँ किस चैप्टर में पढ़ा, ये बताओ। KTG में क्या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था? मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हाँ बोल सकते हो इक्विपार्टीशन से भी, क्योंकि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा, तो वहीं से वो 1/2 kT इंटू 3 हो जाता है। ठीक है, तो एनीवेज टेम्परेचर न्यूट्रॉन का अगर कैपिटल T है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल कितना हो जाएगा, 3/2 kT। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या ये रिलेशन पढ़ा हुआ है हमने, P इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m के ई। तो P इज इक्वल टू 2m,
और के की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3/2 के टी, 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास बस क्या बचेगा 3m के टी। अगर हमें p पता है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे h/p करके, और p की जगह पे क्या यूज कर लेंगे 3m के टी। m किसका मास है, किसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये उसी न्यूट्रॉन का मास है। के कौन सा कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सपोज टी की वैल्यू रखनी पड़ गई, किस यूनिट में रखेंगे, केल्विन में, ठीक है। तो एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसलिए केल्विन में रखेंगे, और एम है मास ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली न्यूट्रॉन। अब क्या न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, नहीं, चार्ज पार्टिकल्स के लिए अलग खेल है। चार्ज पार्टिकल्स को हम हमेशा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से पास करवाएंगे। लैम्बडा इज इक्वल टू डी ब्रॉगली का फॉर्मूला क्या है h/p, और p इज इक्वल टू क्या था √2m के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पार्टिकल्स के लिए के इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, q डेल्टा v। तो वहां पे जो आपने 2m के बाद में 3/2 kT यूज किया था, यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल्स के लिए क्या यूज कर लेंगे उसकी जगह पे, q डेल्टा v। अब अगर हमें पार्टिकल पता है तो हमें उसका चार्ज भी पता होगा, चार्ज कितना है, तो हम m का वैल्यू रख दे, q का वैल्यू रख दे, h का भी वैल्यू रख दे, क्या सब कुछ छोड़ के लैम्बडा और v में एक न्यूमेरिकल रिलेशन मिलते जाएगा। तो अब वो रिलेशंस याद रखने हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये फॉर्मूला यही आ गई, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल सबके लिए यही फॉर्मूला है, h/√2m q डेल्टा v। मास किसका यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का मास यूज करेंगे, और चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का। सब वैल्यूज रखने के बाद ये दो फॉर्मूले इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखने हैं आपको, 12.27/√डेल्टा v किस यूनिट में आएगा ये, एंगस्ट्रॉम, या फिर इसी को अप्रोक्सीमेटली 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये उससे थोड़ा ज्यादा है तो लगभग कितना आ जाएगा 150। जस्ट ये याद रखने का लॉजिक है। तो ये रूट अंडर में अगर 150 का मल्टीपल दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप अंडर रूट में 150/डेल्टा v रख दोगे। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा वैल्यू दिया जिसका रूट निकाला जा सकता है आसानी से, तो आप 12.27/अंडर रूट में v यूज कर लोगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला 12.27/√डेल्टा v, जिसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में मिलेगी, ये किस चार्ज पार्टिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा फॉर्मूला इसी का अंडर रूट में 150/डेल्टा v, ठीक है। v को किस यूनिट में रखना है आपको, ऑलवेज वोल्ट में, और वेवलेंथ किस में मिलती जाएगी सब जगह पे, एंगस्ट्रॉम में। प्रोटॉन के लिए हम यहाँ पे me की जगह पे क्या यूज करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज तो सेम ही है, ये मुझे बताओ, प्रोटॉन में H तो सेम ही रहेगा इलेक्ट्रॉन जैसा, E का वैल्यू भी क्या सेम ही रहता है, मास ऑफ द प्रोटॉन क्या ज्यादा होता है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसके लिए कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे कितना था 12.27/√v, और यहाँ पे कितना है 0.286/√v। अगेन v किस यूनिट में, वोल्ट में, लैम्बडा किस यूनिट में मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। ड्यूट्रॉन क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है वो, आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, वो चांद पे जाने वाले अलग, एंगस्ट्रॉम। ये होता है ये, और जो चांद पे गए थे वो ये थे अंकल। कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, अरे वो आपके हिसाब से नहीं गए थे, कहाँ से फंस गए उस लूप में। खैर वो आपका मर्जी है, मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता हूँ। मेरा सवाल सिंपल है, व्हाट इज अ ड्यूट्रॉन, व्हाट इज अ ड्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन, कुर्सी फेंक के मारूंगा मैं अभी, दो न्यूट्रॉन बोले तो ड्यूट्रॉन को, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, ड्यूटेरियम सुना है, क्या होता है वो, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में अगर दो न्यूट्रॉन्स हैं तो दो न्यूट्रॉन्स की दो प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स का
हाइड्रोजन का आइसोटोप जो ड्यूटेरियम है उसी के न्यूक्लियस को ड्यूट्रॉन बोलते हैं। तो इतना कंफ्यूज थोड़ी होना है। अब वो केमिस्ट्री में समझते रहो। हाँ आ रहा हूं उस पर अभी। एनीवेज ड्यूट्रॉन के लिए आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछेगा तो कितना हो जाएगा 0.202 बाय अंडर रूट वी। अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101 बाय अंडर रूट वी। इतना ही फॉर्मूला आई थिंक। हाँ बस चैप्टर खत्म। अरे इधर सुनो इधर फटाफट। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या था फॉर्मूला? न्यूट्रॉन के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 3m KT। इलेक्ट्रॉन के लिए दो फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला बाय अंडर रूट में डेल्टा वी, दूसरा वाला फॉर्मूला अंडर रूट में 150 बाय डेल्टा वी। ठीक है। प्रोटॉन के लिए 0.286 बाय डेल्टा वी। ड्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए सब में नीचे अंडर रूट डेल्टा वी ही है, 0.101 बाय अंडर रूट डेल्टा वी। क्या था वो? 25.17 by root T। दिखाओ जरा तो। सबसे नीचे वाला। अच्छा एक ये फॉर्मूला जरा ऐड कर लीजिए तो। हाँ बाकी भी तो कांस्टेंट ही, ऐसा ही कह रहे हो, रखा जा ही सकता है। यहाँ पे ये चीज ऐड करो। से डायरेक्ट हो जाएगा। बंद कर दो। ये फॉर्मूला ऐड कर लीजिए तो थर्मल न्यूट्रॉन्स में। तो इस पे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत इधर उधर नहीं है, तो रेशियो पूछ लेते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ 2 टाइम्स करने के लिए टेम्परेचर कितना टाइम्स करना चाहिए? 1/4 या 4? डी ब्रॉगली वेवलेंथ 2 टाइम्स करना है, टेम्परेचर कितना टाइम्स करना चाहिए? 1/4 करना पड़ेगा। ठीक है। लिख लिया? ठीक है, बस हो गया, चैप्टर खत्म। अरे वो इसमें थोड़ी, वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो तो अलग चैप्टर बोल के पढ़ाता हूँ। इसमें कहाँ ढूंढ रहे हो? आप लोग का आगे वाला टीचर यहीं पे पढ़ा दिया था। ऐसे कैसे? ये टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। एनसीईआरटी पागलों ने लिख रखा है वो। एनसीईआरटी में भी पहले फोटो एनसीईआरटी का तो ऑर्डर और उठ पटांग है। लेट्स नॉट स्टार्ट देयर। एनसीईआरटी तब पढ़ने जाना जब 4 बार नोट्स हो गया है पढ़ के, एक थोड़ा बहुत बेसिक हो गया ना, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे स्कूल वाले बच्चे देखता हूँ डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, परेशान परेशान से घूम रहे हैं। ये इसको कर लो तो ऐड क्या करना था इसमें से, कुछ कुछ गायब थी चीजें। हाँ हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझा के खत्म कर दो क्या?